ओके, जब भी हम सिग्नलिंग की बात करेंगे एक बार हम ब्रेन का स्ट्रक्चर भी बना लेंगे, जैसे कि हमें एक बार आइडिया तो रहेगा कि हम क्या भाग बना रहे हैं। ठीक है, ये ब्रेन पार्ट है, कहाँ प्रेजेंट था ये सबको पता चल चुका है। ये है न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स, न्यूरोसेक्रेटरी कोशिकाएं, ये ब्रेन भाग है, हम लिख सकते हैं हम ब्रेन, राइट। ये है कॉर्पस कार्डिएगा, ये है कॉर्पस एलिटा, ठीक है। इस तरह से ब्रेन प्रेजेंट रहता है। ये न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स हैं जो सिक्रीशन में हेल्प करते हैं, एक प्रकार से नर्वस सिस्टम तक यहाँ पर आती है इम्पल्स, और इम्पल्स से फिर ये सिक्रीशन करेगा, राइट। अब हम बात करते हैं हमारे जुवेनाइल हार्मोन। हम इसके मैकेनिज्म को पूरा डिटेल में अच्छे से पढ़ेंगे, क्या कैसे होता है, राइट। ठीक है, वही हम बात करेंगे यहाँ वाले भाग की, तो यहाँ आता है
इस तरह से पूरा मैकेनिज्म यहाँ पर प्रेजेंट रहता है। जैसे सबसे पहले अगर हम यहाँ पर बात करते हैं कॉर्पोरा एलेटा भाग की, तो यहाँ से सिग्नल्स मिलते हैं। सिग्नल्स मिलने के कारण क्या रिलीज होता है, जुवेनाइल हार्मोन। वहीं इसी के साथ एक और हार्मोन बाइंड करता है जिसे हम बोलते हैं जुवेनाइल हार्मोन बाइंडिंग प्रोटीन, क्योंकि ये एक रिसेप्टर की तरह कार्य करता है और इसके साथ जब जुवेनाइल हार्मोन बाइंड करेगा तो ये आगे जाकर जुवेनाइल हार्मोन बाइंडिंग प्रोटीन के साथ बाइंड होकर 2 स्टेप्स में फंक्शंस को इनिशिएट कर सकता है, राइट। इधर बात करते हैं जो कॉर्पस कार्डियम का है उसमें कुछ सेल्स प्रेजेंट होते हैं, कोशिकाएं प्रेजेंट रहती हैं। वो कोशिकाएं रिलीज करती हैं PTTH, प्रोथोरेसिकोट्रोपिक हार्मोन, ठीक है, जो क्या करती है, स्टिमुलेशंस देती हैं थोरेसिक ग्लैंड को, और थोरेसिक ग्लैंड इंसेक्ट्स में एक्साइसोन हार्मोन का प्रोडक्शन करता है। इसके प्रोड्यूस होते ही ये चेंज हो जाएगा 20 हाइड्रोक्सी एक्साइसोन के अंदर, और यहाँ पे ये 3 टाइप के सिग्नल्स देता है, ठीक है। लार्वा में भी देगा, प्यूपा में भी देगा एंड एडल्ट में भी सिग्नल्स को ये सेंड करता है। इसका नाम है प्रोथोरेसिकोट्रोपिक हार्मोन, राइट, PTTH, और इसका है जुवेनाइल हार्मोन बाइंडिंग प्रोटीन, राइट। ऑलराइट, अब हमने बोला दोनों टाइप के हार्मोन्स अलग अलग जगह से रिलीज होकर आ जाते हैं। अब ये क्या करेगा, जुवेनाइल हार्मोन एंटर करेगा न्यूक्लियस के अंदर, क्रोमोसोम्स में एंटर करेगा और क्या करवाएगा, इसका यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन करवाएगा। ट्रांसक्रिप्शन के कारण आरएनए बनेगा जो एल टाइप का आरएनए बनेगा, राइट। इस तरह से एल आरएनए क्यों बोल रहे, क्योंकि ये लार्वा का आरएनए, लार्वल आरएनए बनेगा। आगे जाकर ट्रांसलेशन होगा, प्रोटीन का सिंथेसिस होगा और लार्वा की स्ट्रक्चर्स फॉर्म होगा। वहीं हम यहाँ पर बात करते हैं तो यहाँ पर भी ये हार्मोन एंटर करेगा क्रोमोसोम्स में, आरएनए पी कौन से टाइप का हार्मोन बनाएगा, हार्मोन तो जुवेनाइल हार्मोन था, और आरएनए किस प्रकार का बनाएगा, प्यूपा के टाइप का आरएनए। प्यूपा टाइप आरएनए क्या होगा, प्रोटीन सिंथेसाइज करेगा, ट्रांसलेशन के अंदर जाएगा और प्यूपा की स्ट्रक्चर्स बनाएगा जिससे प्यूपा फॉर्म हो पाए। वहीं यहाँ पर एक्साइसोन हार्मोन क्रोमोसोम्स में न्यूक्लियस में एंटर करके ट्रांसक्रिप्शन कराएगा, आरएनए एडल्ट फॉर्म का बनेगा, उसमें प्रोटीन सिंथेसिस होगा और एडल्ट की ही स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन होगा। इस तरह से एडल्ट यहाँ पर फॉर्म होता है। अब यहाँ पर हम एक कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जुवेनाइल हार्मोन लार्वा बना रहा है, प्यूपा में वर्क कर रहा है, लेकिन यहाँ पर एडल्ट स्टेज में इसका कोई कन्वर्जन में कोई रोल नहीं। दैट मीन्स हम बोल सकते हैं ये डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लार्वा में वर्क करता है, क्योंकि इसे जुवेनाइल हार्मोन है, किशोर अवस्था है, उसे वहां तक रखना है। तो जब जुवेनाइल हार्मोन यहाँ पर बहुत ज्यादा एक्टिव रहता है तो एक्साइसोन हार्मोन एक तरह से वहां पर क्या करता है, नॉर्मली वहां पर मोल्टिंग करवाता है। तो मोल्टिंग के साथ साथ उसका अमाउंट थोड़ा सा लो रहता है, क्योंकि मोस्ट फंक्शन यहाँ पे जुवेनाइल हार्मोन करा रहा है, राइट। लार्वा फॉर्म करवा रहा है, डिफरेंट इंस्टार्स को बनवा रहा है। वहीं हम यहाँ पर बात करते हैं लास्ट लार्वल स्टेज की। जैसे अगर हम बोले 3 इंस्टार्स लार्वा इसके अंदर फॉर्म होते हैं, तो जब हम 3rd इंस्टार लार्वा की बात करेंगे जिसके कारण उसे प्यूपा में कन्वर्ट होना है, बदलना है, तो उस स्टेज में क्या होगा, हमारा जो जुवेनाइल हार्मोन है वो बहुत लो अवस्था में चला जाएगा, इसका अमाउंट बहुत लो हो जाएगा ताकि ये ज्यादा फंक्शन ना कर सके। अगर इसका अमाउंट हाई रहेगा इस लास्ट लार्वल अवस्था में, तो ये मोल्ट करेगा, वापस से हो सकता है ये एक और लार्वा बनाने के लिए प्रेरित करेगा। तो इसलिए यहाँ पर
होगा और यहाँ पर एक डायसोन, क्योंकि ये दो है तो एक डायसोन हार्मोन अपना प्रॉपर फंक्शन दे पाए और उसी के कारण ये थर्ड इंस्टार डायरेक्ट प्यूपा में कन्वर्ट हो जाता है, राइट। तो प्यूपा को फॉर्म कर लेगा, इसलिए हम बोल रहे हैं कि थर्ड इंस्टार या फिर हम बोल सकते हैं लास्ट लार्वल जो स्टेज है उसमें जीएच का अमाउंट ऑटोमेटिकली लो कर दिया जाता है। ब्रेन के द्वारा सिग्नल्स मिलते हैं, बहुत लो अमाउंट में ये रिलीज होता है, ठीक है। और ये रिलीज होके लो अमाउंट में ही रहता है ताकि इजीली वहां पर मोल्टिंग हो सके। एक डायसोन हार्मोन का दूसरा नाम ही मोल्टिंग हार्मोन है कि वो मोल्ड्स करवाता रहेगा, आगे चेंजेस करवाता रहेगा, सेल्स को डिजनरेट करता रहेगा और आगे चेंजेस करवाता रहेगा। अब जब हम एक डायसोन हार्मोन की बात करते हैं तो वहां पर जब ये अकेला प्रेजेंट है तो ये प्यूपा से एडल्ट में कन्वर्जन करवा देगा। दैट मींस यहाँ पर इसकी बहुत हाई कंसंट्रेशन है और उस हाई कंसंट्रेशन के कारण उसने प्यूपा को एडल्ट में कन्वर्ट करवा दिया। प्यूपा में क्या होगा, प्यूपा इनएक्टिव स्टेज में होता है, कुछ भी इस टाइम पे वो फूड नहीं लेता, भोजन इनटेक नहीं करता, बिल्कुल सुप्त अवस्था में रहता है और अपने आप को इस टाइम पे सिर्फ प्रिपेयर करता है कि वो एडल्ट में कन्वर्ट हो सके। इसलिए उसके अंदर क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट इमेजिनल डिस्क का फॉर्मेशन होता है, जिसके कारण वो डिस्क जो है बाद में इमर्ज आउट होकर एक एडल्ट स्ट्रक्चर को फॉर्म कर सके। मतलब हम बोल सकते हैं कि जो इमेजिनल डिस्क है वो मिनिएचर फॉर्म में, बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पर प्रेजेंट रहते हैं। ऑलराइट, और प्यूपा से उसे एडल्ट में कन्वर्ट करते हैं। अब एक चीज हम ये बोल रहे हैं कि लार्वा में लार्वा के प्रोटीन्स हैं, एडल्ट में एडल्ट के प्रोटीन्स हैं, तो क्या लार्वा के प्रोटीन्स डिस्ट्रक्ट होते हैं, ये भी एक क्वेश्चन यहाँ पर उठता है। तो एक क्वेश्चन क्या है कि यहाँ पर हम ये बोल रहे हैं कि लार्वा के प्रोटीन्स वहां पर एज इट इज रहते हैं, पर एडल्ट के प्रोटीन्स वहां फॉर्म होकर बाद में लार्वा के प्रोटीन्स को ऑटोमेटिकली ब्लॉक कर देते हैं कि जब एडल्ट अपनी एक्टिविटी में आ गया तो उसके जितने भी प्रोटीन्स होंगे लार्वा के उन्हें ब्लॉक कर दिया जाएगा, उनका फंक्शन नहीं रह पाएगा और इस तरह से एडल्ट फॉर्मेशन में प्रॉपर्ली वहां पर फॉर्मेशन हो जाए। ठीक है, तो ये है हमारे लार्वा, प्यूपा और एडल्ट के डिफरेंट स्ट्रक्चर्स के बारे में इंफॉर्मेशन, किस तरह से फॉर्म हो रहे। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो नॉर्मली हम ऑब्जर्व करते हैं कि एक डायसोन हार्मोन दो टाइप के शॉट्स देता है कि दो टाइप के डायसोन हार्मोन रिलीज होता है और उस चीज को हम ऑब्जर्व भी कर सकते हैं। जैसे अगर हम बोले कि ये दो पल्स में रिलीज होता है, दो पल्सेस देता है, तो यहाँ पर हम ऑब्जर्व करेंगे कि जैसे फर्स्ट पल्स की हमने बात की, इसने फर्स्ट पल्स दी और एक हमने बात की सेकंड पल्स की। ठीक है, जब भी हम फर्स्ट पल्स की यहाँ पर बात करते हैं तो यहाँ इसका मतलब है कि एक डायसोन हार्मोन की फर्स्ट पल्स मतलब एक बार एक डायसोन हार्मोन रिलीज हो, ठीक है, थोड़े अमाउंट, नेक्स्ट रुक जाएगा और फिर सेकेंड पल्स में वापस ये थोड़ा सा रिलीज होगा। तो दो पल्सेस में डायसोन हार्मोन का रिलीजिंग या सिक्रीटिंग जो पावर है वो ऑब्जर्व किया। तो नॉर्मली जब भी हम फर्स्ट पल्स की बात करेंगे दो शॉट्स बोल सकते हैं कि दो शॉट्स में रिलीज हो। फर्स्ट पल्स में हम देखते हैं कि जो कंसंट्रेशन है सेल्स की जिसमें उसे मोल्डिंग करवानी है तो उन सेल्स की कंसंट्रेशन को ये इंक्रीज करता है, राइट। जिसके अंदर जैसे थर्ड इंस्टार लार्वा में चेंज करवाना है तो थर्ड इंस्टार लार्वा के लिए जो सेल्स नीडेड होंगे उनकी कंसंट्रेशन को ये इंक्रीज कराएगा, बढ़ाएगा। वहीं सेकेंड पल्स की अगर हम बात करते हैं तो सेकेंड पल्स में हम ऑब्जर्व करते हैं कि यहाँ पर जो एपिडर्मल सेल्स हैं उनमें चेंज करवाता है, ठीक है। कंसंट्रेशन सेल्स में चेंजिंग तो करवाएगा, फोल्डिंग तो करवाएगा ही करवाएगा, उसी के साथ जो एपिडर्मल सेल्स हैं
उन्हें भी ये चेंजेस कराते हैं। दैट मींस जो क्यूटिकल प्रेजेंट है इंसेक्ट में, उस क्यूटिकल को ये पहले वाली क्यूटिकल को डिस्ट्रॉय करवाता है, रिमूव करवाता है और नए क्यूटिकल का फॉर्मेशन करता है। क्योंकि मोल्ड के साथ साथ क्यूटिकल भी चेंज होती है। तो मोल्डिंग दो प्रकार से हो गई, एक तो एक्सटर्नल टाइप से और एक इंटरनल टाइप से। इस तरह से दो शॉट्स में, दो पल्सेस में एक टाइसन हार्मोन रिलीज होकर चेंजेस करवाएगा, मेटामॉर्फोसिस करवाएगा। राइट, अब हम बात करते हैं एक डायस्टोन रिसेप्टर। जब भी नॉर्मली हम एक डायस्टोन रिसेप्टर को देखते हैं, राइट, तो जैसा हमारा हमने ऑब्जर्व किया था कहां पर, एम्फीबियन मेटामॉर्फोसिस, वहां पे हमने देखा था कि क्या प्रेजेंट था वहां पर, थायराइड हार्मोन। थायराइड हार्मोन का ही थायराइड रिसेप्टर वहां पे उपस्थित। ऐसे यहाँ पर एक डायस्टोन प्रेजेंट होगा और इसी का रिसेप्टर यहाँ पर उपस्थित रहेगा, 20 हाइड्रोक्सी डायस्टोन। ठीक है, और यहाँ पर ये दोनों आपस में बाइंड करेंगे तभी आगे जाकर रिएक्शन हो पाएगा। ठीक है, जैसे वहां पर था थायराइड के साथ थायराइड रिसेप्टर बाइंड कर रहा था, तभी रिएक्शन आगे हो रहा था, ट्रांसक्रिप्शन जीन्स का होगा। सेम चीज हम यहाँ पे भी ऑब्जर्व करते हैं कि ये रिसेप्टर इसके साथ जब बाइंड करेगा तभी आगे की एक्टिविटी प्रोसेस करेगा। एक चीज और हम यहाँ पर देखते हैं कि अल्ट्रास्टेरिकल प्रोटीन यहाँ पर एक डायस्टोन रिसेप्टर प्रोटीन के साथ बाइंड करती है और इसे डाइमर फॉर्म में लेकर आती है। जैसा हमने वहां पर देखा था RXR डाइमर बन रहा था, रेटिनोइक एसिड जो था उसका, और उसके साथ कंबाइन हो रहा था हमारा रिसेप्टर किसका, थायराइड ग्लैंड या थायराइड का रिसेप्टर। तो सेम यही यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर भी अल्ट्रास्पाइरल प्रोटीन और डायस्टोन रिसेप्टर एक दूसरे के साथ डाइमर बनाते हैं दोनों प्रोटीन्स, और इसी फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं। तो एक्टिविटी ज्यादा फास्ट यहाँ पर ऑब्जर्व की जाए। अब हम अगर एक डायस्टोन रिसेप्टर को देखते हैं तो यहाँ पर देखो क्या चेंजेस होते हैं। ये हमारा क्या है, प्री एमआरएनए में बात कर रहे हैं, राइट। प्री एमआरएनए फॉर्म में हम यहाँ पर बात करते हैं। हमने यहाँ ये देखना है कि एक डायस्टोन अलग अलग फॉर्म के लिए अलग अलग कैसे वर्क करता है। जैसे हमने देखा था कि प्यूपा के लिए अलग था, लार्वा के लिए अलग था, एंड एडल्ट के लिए एक डायस्टोन अलग था, तभी अलग चेंजेस वहां पर हो पा रहे होंगे, राइट। तो यही सेम चीज हम यहाँ पर भी ऑब्जर्व करेंगे कि यहाँ पर ऐसे क्या चेंजेस हैं जिसके कारण हम मॉलिक्यूलर लेवल पर अब देख रहे हैं कि ऐसे कौन से चेंजेस हैं जिनके कारण यहाँ पर हमें चीजें डिफरेंट देखने को मिलती है, राइट। तो इस तरह से हम इस चीज को देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं, चलो इसे हम बोल देते हैं
प्री एमआरएनए किसका है? एक डायसोन रिसेप्टर, ठीक है, रिसेप्टर का है। अब इनमें क्या होगी? स्प्लाइसिंग, क्योंकि ये स्प्लाइसिंग 3 डिफरेंट टाइप से हो सकती है, जिसे हम ऑल्टरनेट स्प्लाइसिंग नेम देते हैं, राइट। अब जब भी 3 डिफरेंट टाइप्स की स्प्लाइसिंग हम ऑब्जर्व करते हैं तो हम देखते हैं ये हुई हमारी फर्स्ट टाइप की स्प्लाइसिंग। ये सारे डिफरेंट टाइप्स के जीन्स थे। यहाँ हमने देखा कि फर्स्ट स्प्लाइसिंग में A1, A2, A3 ही आए हैं, बाकी डीएनए बाइंडिंग साइट यहाँ पर प्रेजेंट। सेकेंड स्प्लाइसिंग में हमने देखा कि B1 और B2 और इसके साथ 3, 4, 5, 6 जो है ये भी यहाँ आए हैं और डीएनए बाइंडिंग साइट यहाँ पर प्रेजेंट। वहीं हमने यहाँ पर ऑब्जर्व किया कि B2 आया है सिर्फ और उसके बाद 3, 4, 5, 6 जो है ये यहाँ पर प्रेजेंट है। तो स्प्लाइसिंग हमने देखी 3 डिफरेंट टाइप से यहाँ हुई, अलग अलग टाइप से स्प्लाइसिंग हमने ऑब्जर्व। तो इसको हम बोलेंगे ये प्री एमआरएनए था, ये हम बोल सकते हैं कि एमआरएनए फॉर्म हुआ स्प्लाइसिंग के बाद। अब हम जब इनका स्ट्रक्चर देखते हैं तो फर्स्ट हम बोलते हैं तो हम बोल सकते हैं कि ये 3 डिफरेंट टाइप के एक डायसोन रिसेप्टर्स का फॉर्मेशन यहाँ पर हुआ। जैसे नंबर 1 हमने बोला A1 एक डायसोन रिसेप्टर, क्योंकि यहाँ पे A1 से शुरू हो रहा था, A1, A2, A3। यहाँ पे हमने बोला B1 एक डायसोन रिसेप्टर, B1 से स्टार्टिंग, B2 एक डायसोन रिसेप्टर की स्टार्टिंग B2 से। इस तरह से 3 डिफरेंट रिसेप्टर्स का फॉर्मेशन हुआ और उसके अकॉर्डिंग 3 डिफरेंट टाइप के मोल्ड्स हम यहाँ ऑब्जर्व करते हैं। तो मेनली हम बोलते हैं कि एक डायसोन रिसेप्टर जो है ये हमारा मेन रीजन है यहाँ पर कि किस तरह से यहाँ पर 3 डिफरेंट टाइप के मोल्डिंग्स, 3 डिफरेंट टाइप के बिहेवियर्स, डिफरेंट टाइप्स के मोल्ड्स हमें ऑब्जर्व होते हैं। तो ये ऑल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग का ही एक एग्जाम्पल है कि यहाँ पर जीन एक थी, ठीक है, ओनली एक एमआरएनए था, उससे भी ऑल्टरनेट स्प्लाइसिंग के कारण 3 डिफरेंट टाइप्स के
नीचे रिसेप्टर्स का फॉर्मेशन हुआ। और स्प्लाइसिंग में होता क्या है, इंट्रॉन्स को रिमूव किया जाता है, एक्सॉन्स को आगे ट्रांसफर कर दिया जाता है। ठीक है, तो एक्सॉन्स को एक साथ जोड़ दिया जाता है और उनको एक साथ ज्वाइन करके नीचे प्रोटीन बनाने के लिए आगे ट्रांसफरॉन सिग्नल्स दे दिए जाते हैं। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं ऑल्टरनेट स्प्लाइसिंग। ऑल्टरनेट स्प्लाइसिंग का मीनिंग क्या हुआ, ऑल्टरनेट मतलब एक के बाद एक, ठीक है, एक को छोड़ा दूसरा, फिर एक को छोड़ा फिर दूसरा, इसको हम बोलते हैं ऑल्टरनेट। तो यहाँ पर ऑल्टरनेटिव सीक्वेंस भी कॉन्सिक्यूटिव नहीं है। ठीक है, हम ये नहीं बोल रहे कि हर एक जीन को हम छोड़ के ये स्प्लाइसिंग करवा रहे हैं। ठीक है, एक जीन को छोड़ के दूसरे को ले जा रहा है, एक उसके बाद वाले को छोड़ के दूसरे को भेज रहा है, इस तरह हमें कॉन्सिक्यूटिव नहीं मिल रही, एक के बाद एक प्रोसेस हमें यहाँ पर ऑब्जर्व नहीं हो रहा, पर फिर भी हम इसे ऑल्टरनेट कहते हैं क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, या तो ये सीक्वेंस यहाँ आया और ये छोड़ दिया गया। ठीक है, सेकेंड में हमने क्या देखा कि ये सीक्वेंस पूरा आया और इसे छोड़ दिया गया। थर्ड में हमने क्या देखा, ये सीक्वेंस आया और यहाँ से इस पूरे पार्ट को छोड़ दिया गया। तो यहाँ पे ऑल्टरनेशन किस प्रकार हुआ गया है कि हमने इसे एक सीक्वेंस मान लिया और इसे एक सीक्वेंस मान लिया सपोज। ठीक है, तो हमने कहीं पे ये ले लिया तो इसे छोड़ दिया, ऑल्टरनेट हो गया, एक पोर्शन लिया एक पोर्शन को छोड़ दिया। अब कहीं पे हमने इस पोर्शन को लिया, इसको छोड़ दिया, इसको आगे ट्रांसफर नहीं किया, तो ये भी ऑल्टरनेट हो गई कि इस पोर्शन को अब हमने छोड़ दिया और इसे आगे ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, इन्हें हमने क्या समझ लिया, एक तरह से इंट्रॉन्स का ही पार्ट समझ के इन्हें यहाँ से रिमूव कर दिया। सेम चीज यहाँ पर थर्ड वाले में कि किस पार्ट को हमने ले लिया और इस पूरे पार्ट को छोड़ दिया, उस पूरे पार्ट को हमने इंट्रॉन समझकर वहीं छोड़ दिया और एक्सॉन्स को आगे ट्रांसफर कर दिया। तो इस तरह से स्प्लाइसिंग यहाँ पर हुई है। तीनों साइट्स में हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि यहाँ पर डीएनए बाइंडिंग साइट प्रेजेंट है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर डीएनए डायरेक्ट बाइंड नहीं होता है, साइट एक नॉर्मल साइट यहाँ पर प्रेजेंट है, इस साइट पे ही डीएनए आकर बाइंड करता है और कहीं पे भी डीएनए बाइंडिंग हम नहीं ऑब्जर्व कर सकते। तो ये था हमारा इंसेक्ट मेटामॉर्फोसिस, जिसमें हमने टाइप्स ऑफ मेटामॉर्फोसिस पढ़े, इंसेक्ट्स में एग्जांपल्स पढ़े उनके, और उसके बाद हमने देखा कि किस तरह से ब्रेन 2 डिफरेंट हार्मोन्स को सिक्रीट करके अलग अलग स्ट्रक्चर्स फॉर्म करता है, मोल्डिंग करवाता है। और नेक्स्ट हमने पढ़ा एक डायसॉल रिसेप्टर के बारे में कि ये रिसेप्टर होता क्या है और किस तरह से इसमें प्रोसेसेस होते हैं। ऑल्टरनेट स्प्लाइसिंग के थ्रू 3 डिफरेंट टाइप्स के रिसेप्टर्स हमें वहां ऑब्जर्व होते हैं। तो 3 मैनर में स्प्लाइसिंग यहाँ पर देखने को मिलती है। इसी के साथ हमने पढ़ा था इमेजिनल मोल्ड्स, जिन्हें हम बोलते हैं इमेजिनल डिस्क स्ट्रक्चर्स, जो आगे जाकर लार्ज स्ट्रक्चर्स को फॉर्म करने में हेल्प करते हैं और उन्हें फॉर्म इजीली कर देते हैं।